में मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक का टैग किसी रचना के ऊपर लगाते हैं तो अक्सर उन रचनाओं के ऊपर हम मनोवैज्ञानिक रचनाओं का टैग लगाते हैं या नहीं लगाते, जिसमें किसी लेखक किसी चरित्र या किसी पात्र को लेकर उसके मन के भावनाओं के उथल पुथल इत्यादि की चर्चा करता हो। लेकिन मनोविज्ञान ये नहीं है। मनोविज्ञान का या किसी रचना के मनोवैज्ञानिक होने या ना होने का यह आधार नहीं हो सकता। वहाँ हम जिन भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं, दरअसल उन भावनाओं की विवेचना पद्धति और उसकी जो चित्रण या वर्णन की प्रणाली है, वह अगर मनोविज्ञान के दायरे में आती है तो वह चीज़ या वह रचना या वह प्रस्तुति मनोवैज्ञानिक कहलाएगी अथवा नहीं कहलाएगी। ठीक यही बात प्रेम के लिए है। चूँकि प्रेम का संदर्भ मन से जुड़ता है और मन से जुड़ने के कारण प्रेम पर लिखित किसी भी रचना को मनोविज्ञान के दायरे के भीतर खींच लाना बेहद आसान है। प्रेम के संदर्भ में चूँकि मन की भावनाएं हैं तो बहुत बार वो प्रकट हैं, बहुत बार अप्रकट हैं, कहीं दबी हैं, कहीं खुलकर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मन के गुत्थियों के भीतर ही उमड़ती घुमड़ती रहती है। तो वहाँ इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जरा सा हमें ये देखना चाहिए कि प्रेम को लेकर मनोविज्ञान में किस तरह से सोचा गया है या किस तरह से उसे विवेचित किया गया है। सबसे पहली स्थिति जो है वो है कि मनुष्य के अस्तित्व के साथ जो अलगाव का बोध है, यानी जब हम अपने जन्म को ग्रहण करते हैं, बच्चा धरती पर आता है तो वह एक तरह का अलगाव का बोध करता है। उसे यह अलगाव एक तरह से अकेलेपन को, एकाकी भाव को जन्म देने वाला होता है। तो ये जो अलगाव है जिसमें मनुष्य को बार बार ये एहसास होता है कि वह अकेला है, उसका अतीत अनिश्चित है, उसके अतीत के बारे में वह थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन वर्तमान जो है वह भी अनिश्चित है और भविष्य के बारे में फिर वह थोड़ा बहुत जानने का हक रखता है। जैसे अपने जीवन को लेकर कि वह अभी जिंदा है और वह भविष्य में एक दिन कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा, यानी जीवन और मृत्यु के बीच की जो स्थिति है उसे लेकर एक तरह से अनिश्चितता बनी हुई है। और थोड़ी बहुत निश्चितता, थोड़ा सा ज्ञान भविष्य में कुछ क्रियाओं को लेकर है, जिसमें मृत्यु एक बहुत बड़ी क्रिया है, यानी नष्ट हो जाने का भाव। तो यह जो अलगाव का बोध है जिसके कारण एकाकीपन की भावना पैदा होती है, नष्ट हो जाने के दहशत में व्यक्ति जीता है, इस अलगाव के बोध को एक तरह से पार पाने की प्रक्रिया का नाम है प्रेम। इस प्रेम को कई स्तर पर कई तरह से देखा गया है और कुछ लोग प्रेम को कला भी मानते हैं। अगर प्रेम कला है तो इसे सीखने का प्रयास भी किया जाना चाहिए, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। इसे स्वतः स्फूर्त कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस जिसे हम कहते हैं, और इसके लिए कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दरअसल अगर इसके व्यापक परिभूमि में देखा जाए तो प्रेम स्वतः स्फूर्त भावनात्मक तौर पर हो सकता है, लेकिन उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक उसकी निर्माण की प्रक्रिया है, उस भावना को जन्म देने के पीछे का जो पूरी पूर्व तैयारी है, वह केवल स्वतः स्फूर्त नहीं होती। उसके पीछे एक पूरा सरंजाम होता है। मसलन संयोग जिसे हम कहते हैं कि संयोग से किसी की मुलाकात हो और प्रेम में वो चीज़ परिणत हो जाए, ये केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी तैयारी चलती है। और इसी अर्थ में बहुत प्रेम के सामाजिक पक्ष का इसमें प्रवेश होता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि प्यार प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, वो पुरुषों के लिए उसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उनका सफल होना, उनका ताकतवर होना और उनका समृद्ध होना। और स्त्रियों के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रेम के संदर्भ में, वो है उनका चित्ताकर्षक होना,
अपनी देह को सुंदर बनाकर रखना, जो वो विभिन्न तरीकों और साधनों से करती हैं। और इस तरह से ये जो आकर्षण पैदा करने का भाव है, ये केवल स्त्रियों में विशेष होता है, लेकिन पुरुषों में भी होता है। और यह आकर्षण पुरुषों में जो आकर्षण है वो कई कारणों से होता है, जिसकी चर्चा अभी प्रीति जी ने की कि अगर इस लिहाज से हम देखें, सफलता के लिहाज से देखें, भौतिक उपलब्धि के लिहाज से देखें, धनवान होने के लिहाज से देखें, यानी सुख सुविधा के साधन जुटा लेने की हैसियत के लिहाज से देखें, और आकर्षक व्यक्तित्व के लिहाज से देखें, तो हीरामन कहीं नहीं टिकता। जिस तरह का उसके व्यक्तित्व की चर्चा रेणु करते हैं कि वह 40 साल का है, काला कलूटा है, और उसकी पहली बीवी का देहांत हो चुका है, और उसने अब विवाह न करने की ठानी है, क्योंकि उसके पीछे जो कारण बताते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसके पीछे कारण यह है कि उसकी भाभी सत लेकर बैठी है, और वो सत क्या है? वो सत ये है कि हीरामन का विवाह वो किसी बारी कुंवारी कन्या से करवाएंगी। और बारी कुमारी कन्या के संदर्भ में बात करते हुए वो कहता है कि कौन मानता है सरधा कानून? सरधा कानून को कोई नहीं मानता। और ये सरधा कानून क्या है? ये शारदा एक्ट है, जिसे सरधा कानून रेणु कहते हैं। यानी बारी कुमारी कन्या से विवाह कराने का सत लेकर जो उसकी भाभी बैठी है, इस वजह से उसका विवाह हुआ ही नहीं। और अब जब वो 40 के दौर में प्रवेश कर चुका है, उसने विवाह की इच्छा का त्याग कर दिया है। तो एक जो स्थापित चीज़ है प्रेम प्राप्त करने के लिए, स्त्री पुरुष दोनों में, और दोनों इसके लिए जिस तरह के प्रयत्न करते हैं, वो रास्ते दोनों के अलग हैं। सामाजिक भंगिमाएं, सामाजिक भूमिकाएं दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो एक ही है। वो लक्ष्य क्या है? सेक्स अपील का होना, यानी लोकप्रिय होना और कामुक होना। और इस सेक्स अपील को प्राप्त करने के लिए पुरुषों में जो बाहरी उपलब्धियां हैं उसे महत्वपूर्ण माना गया, और स्त्रियों में जो उनकी सुंदरता है, उनकी देह यष्टि है, और उनका अपने को सजाना संवारना, इस सब का प्रयत्न है, वह महत्वपूर्ण माना गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने चर्चा की, उसने कहा था कहानी की, और अगर आप उसने कहा था कहानी को ज़रा गौर से देखें तो उसमें देह तो कहीं नहीं है, देह की चर्चा नहीं है, स्त्री देह की चर्चा उस तरह से है ही नहीं। और इस कहानी में तीसरी कसम में स्त्री देह है, लेकिन उस ऐन्द्रिक भूमिका में नहीं है, जिस ऐन्द्रिक भूमिका में मनोविज्ञान प्रेम के होने के लिए स्त्री देह की बात करता है। तो फिर भी उसने कहा था कहानी प्रेम कहानी के दायरे में आती है, और तीसरी कसम भी प्रेम कहानी के दायरे में आती है। तो ये जो स्थिति है, ये क्यों संभव हो रही है? हम परिवार का जिक्र करते हैं, परिवार के अंदर प्रेम का जिक्र करते हैं। तो परिवार के अंदर प्रेम का जो जिक्र है वह देह जनित प्रेम का जिक्र नहीं है। उसमें जिन बातों को सर्वोपरि माना जाता है, जिन बातों के लिए परिवार को सराहना मिलती है, सामाजिक सराहना मिलती है, वो परिवार में त्याग, बलिदान, एक दूसरे के लिए समर्पण, ये सारे भाव हैं। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ देह तो है ही नहीं, बॉडी गायब है। जब देह नहीं है तो प्रेम कैसा? लेकिन दरअसल ये जो त्याग है, बलिदान है, या दूसरे के लिए समर्पण का भाव है, और अपने को सब कुछ मिटाकर दूसरे को दे देने की इच्छा है, ये दरअसल का ही एक अन्य रूप है। और इस अर्थ में परिवार के भीतर प्रेम, भले वो देह जनित प्रेम ना हो, लेकिन प्रेम होता है। और विक्टोरियन नैतिकता के बावजूद अगर हम देह की बात ना करें, लेकिन वहाँ पर जो प्रेम की अन्य स्थितियाँ हैं, जिसमें त्याग, बलिदान, समर्पण, अपने को मिटाकर दूसरे को देने की इच्छा, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। हर संबंध वहाँ एक दूसरे से होड़ करता है, और जहाँ ऐसा नहीं होता उसे स्वार्थमय और प्रेम के लिए आदर्श संबंध नहीं मानते। तो प्रेम वहाँ भी है।
एक और चीज़ जो जो प्रेम के बारे में बातचीत करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम का एक और पक्ष है जो मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के दायरे से थोड़ा सा बाहर खिसकता है। वो क्या है? वह दायरा है बाजार का। यानी प्रेम के बदले में हमें मिलता क्या है? प्रेम अगर कोई करता है तो उसे मिलता क्या है? जाहिर है कि प्रेम का पावना प्रेम ही हो सकता है, और प्रेम की सफलता भी इसी को मानते हैं कि प्रेम के बदले में किसी को प्रेम मिला। लेकिन बाजार एक ऐसा उपकरण है जो प्रेम जैसे भाव के बीच दाखिल होकर, जहाँ पर प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम ही होना चाहिए, वहाँ बाजार प्रेम के बदले में प्रेम का विनिमय मूल्य निर्धारित करता है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है, वो और कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे बदले में दिया जा सके। तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी चीज़ को लिए दे देना, ये बाजार की प्रवृत्ति नहीं है। और प्रेम का आदर्श क्या मानते हैं हम? कि प्रेम का आदर्श है देना, न कि लेना। प्रेम में देने के भाव को महत्वपूर्ण माना गया है लेने की बनिस्बत। लेकिन बाजार जहाँ प्रेम के बीच दाखिल होता है, वहाँ बाजार का नियम है कि वह बिना किसी वस्तु के बदले में कुछ लिए कुछ देने को राजी नहीं होता। तो ऐसे में जो विनिमय भाव है, उसमें प्रेम की भी खरीदारी होती है। और प्रेम को वो व्यक्ति खरीद सकता है जो प्रेम के बदले में उसका कोई वस्तु मूल्य देने को राजी हो, और वह लेने वाला उसे उस मोल में अपने प्रेम को बेचने के लिए तैयार हो। आप यहाँ पर इस कहानी में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें महुआ घटवारिन की जो कहानी आती है, और अंत में जिस तरह से हीराबाई को दूसरी कंपनी का जो सौदागर है वह खरीद लेता है, और हीराबाई हीरामन के प्रेम, उसकी भावनाओं को वहीं छोड़कर आगे का रास्ता तय करती है। तो यहाँ बाजार की इस भूमिका को आप देख सकते हैं। प्रेम है, लेकिन प्रेम बाजार के हाथों बिक गया है। तो एक ये स्थिति जहाँ प्रेम की जो देने वाली प्रवृत्ति है, वहाँ बीच में बाजार देने के क्रम में विनिमय मूल्य निर्धारित करता है, और इस तरह से ज़्यादा बोली लगाकर किसी चीज़ को देकर खरीद लेता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह से कोई वस्तु अगर बार्गेन के लिए बाज़ार के अंदर तैयार है तो उसे वांछनीय भी होना होगा। यानी जब हम किसी वस्तु का विनिमय मूल्य लगाते हैं तो जाहिर है कि विनिमय उसी वस्तु का होगा जो वांछनीय होगी, जिसकी इच्छा होगी लोगों के अंदर लेने की, प्राप्त करने की, हासिल करने की। और इस अर्थ में बार्गेन का जो बाजार की क्रिया है, उस क्रिया में वांछनीयता का होना भी एक अनिवार्य तत्व होता है। और हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, जिस समय ये कहानी लिखी गई है, वो पूंजीवादी संस्कृति है, और उसी दौर में कहानी लिखी गई है। तो उस दौर में इस प्रेम को कैसा होना चाहिए था, किस प्रकार घटित होना चाहिए था? जाहिर है यह एक असफल प्रेम की कहानी है। प्रेम तो है, लेकिन प्रेम में सफलता हासिल नहीं हुई। जब प्रेम के प्रतिदान का प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो असफल प्रेम की कहानी क्यों घटित हुई, उसको समझने के लिए हमें इस बाजार की भूमिका को भी समझना पड़ेगा। हम जिस समाज और संस्कृति में रह रहे हैं, वहाँ बाजार के नियम लागू होते हैं, और बाजार के नियमों में भौतिक सफलता और धन और मुनाफा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि मानवीय जो प्रेम संबंध हैं वो बाजार के नियमों से चालित हों, या उसी पर वो आगे बढ़ें। जो वस्तुओं और श्रम के बाजार को नियंत्रित करती है, वही चीज़ प्रेम के बाजार को भी, प्रेम की भावना को भी, प्रेम को भी नियंत्रित करे। तो यहाँ महुआ घटवारिन का जो प्रसंग आता है, और स्वयं इस कहानी की जो नायिका है हीराबाई, उसके सौदागर के हाथों बिके जाने की जो बातचीत आती है, जो वक्तव्य आता है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया हीरामन, और यह कहकर हीराबाई रुमाल से आंख पोंछते हुए आगे बढ़ जाती है। तो यह जो खरीद लिया जाना है, ये बाजार का इस प्रेम
संबंध के अंतर्गत दाखिल होना है। और जाहिर है कि जहाँ प्रेम शुद्ध मनोभाव का विषय ना होकर बाजार का विषय हो जाता है, वहाँ पर माइट इज़ राइट। और ये माइट जो है वो पैसे की है, ताकत की है और अन्य बाहरी कारकों की है, ना कि दिल के किसी भाव की, दिल के किसी कोमल भाव की। एक और चीज़ कि प्रेम में पढ़ना और प्रेम में टिके रहना, ये दो चीज़ें हैं। अमूमन प्रेम में हम सब पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम में टिके कितने लोग रहते हैं, ये देखना दिलचस्प है। और प्रेम ज़्यादातर असफल इसलिए होता है कि प्रेम में लोग प्रेम का आरंभ करके प्रेम में टिके रहना और टिके रहने के लिए जो कीमत हो सकती है सांसारिक और आत्मिक, वह देने को राजी नहीं होते। और इसी कारण चूँकि मनोविज्ञान इस तरह से व्याख्या करता है कि प्रेम जो है अलगाव के, एकाकीपन के बोध को कम करने वाला होता है, वो एक तरह से अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने वाला भी होता है। और इसी अर्थ में प्रेम की जो भूमिका है वो एक सामाजिक जुड़ाव और लगाव की भूमिका भी है। व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव तो है ही, सामाजिक जुड़ाव और लगाव की भूमिका भी है। और एक तरह से जब हम प्रेम में अपने को देते हैं तो बदले में बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। लेकिन प्रेम में ये सारी घटनाएं घटे, ये सारे कारक वहाँ पर घटित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेम करने के बाद प्रेम में टिका भी रहा जाए। ये स्वतः स्फूर्त प्रेम पानी के बुलबुले की तरह होकर तुरंत ही मिट जाए तो इसे प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम का दूसरा पक्ष है प्रेम में टिके रहना। और ये दो चीज़ें हैं, प्रेम में पड़ना और प्रेम में टिके रहना। दो अजनबी लोगों की आंतरिकता को विकसित करना, उनका निकट आना एक जादुई अनुभव है, जिसे अक्सर लव एट फर्स्ट साइट की व्याख्या के तौर पर आप सब देखते हैं। यानी जब नायक नायिका को देखता है तो वह एक अद्भुत किस्म के मनोभाव में चला जाता है, जिसे ट्रांस कह सकते हैं, जिसे चमत्कार कह सकते हैं, जिसे मुग्धता कह सकते हैं, जिसे मनोरमता कह सकते हैं, रमणीयता कह सकते हैं। तो ये जो इस तरह से जादुई अनुभव कह सकते हैं, ये जो स्थिति है जो पहली बार नायक नायिका के प्रेम में पड़ने का कारण बनती है, इस जादुई अनुभव को आगे तक विकसित करना, यानी इस आकर्षण को जो प्रेम की बुनियाद है, इसे आगे तक विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि प्रेम को टिकाऊ बनाया जाए, उस पर टिके रहा जाए। मुझे बार बार इस कहानी को, जो कहानी है, पढ़ते हुए एक उपन्यास की याद आती रही और उस उपन्यास की चर्चा मैं करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहती हूँ यहाँ। उस उपन्यास की चर्चा करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि दोनों के मनोभाव और स्ट्रक्चर में इतनी समानता है कि लगता है जैसे उपन्यास कहानी है या कहानी उपन्यास है। इसलिए मैं उसकी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी आपसे। लेकिन जब हम प्रेम के टिकाऊपन की बात कर रहे हैं तो यह उसके आकर्षण से आगे की स्थिति है। प्रेम टिके, इसके लिए केवल आकर्षण की ज़रूरत से आगे बढ़कर उसके लिए उसके टिके रहने की परिस्थितियों का निर्माण करना भी ज़रूरी हो जाता है। और अगर वह परिस्थितियाँ नहीं निर्मित होती, वह प्रतिबद्धता या वह दृढ़ता नहीं निर्मित होती, तो प्रेम भी अपना जादुई असर खो देता है। और यहीं पर आप प्रेम में, और आजकल जिसे हम क्रश कहते हैं या जिसे हम इन्फैचुएशन कहते हैं, उसमें अंतर बहुत स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। और प्रेम की सफलता असफलता भी इसी टिके रहने या न टिके रहने पर निर्भर करती है। इसी तरह से हम यहाँ एक सवाल उठा सकते हैं कि क्या हीरामन और हीराबाई में प्रेम था? ये ज़रूरी है जानना, कारण कि हीरामन और हीराबाई की जो स्थिति है, हीरामन हीराबाई को देखकर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस मनोदशा में पहुंचता है, वो बिल्कुल अलग है। हीराबाई की तरफ से उस तरह की किसी भाषा या भंगिमा या मनोदशा का जिक्र कहानीकार नहीं करता।
हीराबाई जैसे कह सकते हैं यहाँ गिवर के सेंस में है, वो देने वाली है, और हीरामन उसका उपासक या उसका उससे ग्रहण करने वाला या उससे लेने वाला है। तो हीराबाई को देखकर हीरामन जिस तरह के भावों को व्यक्त करता है, यानी उसे हीराबाई की नाक की लौंग जुगनू की तरह लगती है, कभी उसे रक्त के लहू की तरह, उसके लाल मनके को रक्त के लहू की तरह कहता है, और कभी वो कहता है साक्षात भगवती है। तो इस तरह की जो भाषा है हीरामन की, वो प्रेम के उसी जादुई असर की भाषा है जिसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। लेकिन प्रेम के जादुई असर को टिके रहने के लिए जिस अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या वह इस कहानी में हीरामन और हीराबाई के संबंधों के बीच किसी भी तरह से है अथवा नहीं है? हम ईमानदार होकर पूछें तो जवाब नहीं में मिलेगा। हीरामन और हीराबाई का कोई मेल नहीं है। एक थिएटर की सिद्धहस्त कलाकार है, दूसरे को नौटंकी नाटक और थिएटर से कोई मतलब नहीं है। वह मेले में गाड़ी तो लेकर जाता है, लेकिन उसने कभी मेला नहीं देखा। उसने छोकरा नाच देखा है, उसने लौंडा नाच देखा है, लेकिन मेला और थिएटर में जाना वो समय और पैसे दोनों की बर्बादी मानता है। जबकि हीराबाई के जीवन का आधार ही थिएटर है, रंगमंच है, और वह एक कुशल अभिनेत्री है, कलाकार है। हीरामन सहज है, सरल है और बिल्कुल गंवाई है, जो जिसे हम कहते हैं रॉ या कच्चा, वह है। और इसलिए इस अनगढ़ हीरामन का हीराबाई के प्रति आकर्षण जादुई आकर्षण से आरंभ तो होता है, लेकिन इसको विकसित होने के लिए जिस अन्य आधारों की ज़रूरत थी जो प्रेम को टिकाए रख सके, वे आधार इस कहानी में कहीं बनते दिखाई नहीं देते। एक और चीज़ कि अगर हीरामन और हीराबाई के बीच के संबंधों के स्तर पर ही देखें तो हीराबाई को व्यवहारिकता का ज्ञान था, प्रेम की व्यवहारिकता का भी ज्ञान था। जबकि हीरामन की स्थिति क्या थी? हीरामन की स्थिति ये थी कि उसका विवाह तो हुआ था, लेकिन वह स्त्री पुरुष संबंध क्या होता है, यह जो प्रेम के संदर्भ में जितनी बातें की गई हैं, दरअसल प्रेम न तो प्लेटोनिक होता है, न ईश्वर के प्रति निवेदित भाव को हम मनोविज्ञान की भाषा में प्रेम कह सकते हैं, न इस अलगाव बोध या एकाकीपन से उबरने की इच्छा को हम काम में अपने को जोड़ देना, झोंक देना, या किसी रचनात्मक कार्य के पीछे अपने को बिल्कुल व्यस्त कर लेना और उस लगन को हम प्रेम कहें। इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ की कमी रह जाती है, इन तमाम भावों में एक चीज़ की कमी रह जाती है, चाहे वो ईश्वर के प्रति लगन हो या अपने काम के प्रति लगन हो या समाज सेवा या इस तरह की किसी भी धुन के प्रति लगन हो, उसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है, जिसे व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध की हम बात करते हैं, और ठोस अर्थों में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध की बात, और उस संबंध के जरिए पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा की बात, जहाँ अकेलेपन से उबरा जा सके। और ये पूर्णता ईश्वर के प्रेम में नहीं संभव है। ईश्वर एक अवधारणा है, मूर्ति भी हो सकता है, लेकिन वह सक्रिय व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से काम, वह भी आपका पैशन हो सकता है, जुनून हो सकता है, लेकिन काम जो है, वह काम की लगन जो है, वो प्रेम का पर्याय नहीं है। काम से प्रेम करना या अपनी रचनात्मकता से प्रेम करना, ये प्रेम नहीं। प्रेम सीधे सीधे स्त्री पुरुष के बीच होता है, ये अंतर्वैयक्तिक मामला है। और इस अर्थ में अगर हम हीरामन और हीराबाई के संदर्भों को देखें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हीराबाई तो प्रेम के अंतर्वैयक्तिक संबंधों के तमाम पहलुओं से वाकिफ स्त्री है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हीराबाई थिएटर कंपनी में काम करने वाली महिला है, और थिएटर कंपनी की महिला को, यानी कंपनी की औरत, इन्वर्टेड कॉमास में, कंपनी की औरत, जैसा कि रेणु के शब्द हैं, जिस तरह से हीरामन चित्र कहता है कि कंपनी की औरत को वह बुरी औरत नहीं समझता, और कंपनी की औरत है तो क्या रंडी होती है, इस तरह की जो सामाजिक नोशन है कंपनी की औरत को लेकर, या सार्वजनिक क्षेत्रों में नाच तमाशे मेलों में काम करने वाली कलाकार स्त्री को लेकर, यह जो धारणा है समाज की,
उसके चलते मैं कह रही हूँ कि हीराबाई को जिस तरह के उस पुरुष वर्चस्ववादी समाज में सामाजिक व्यवहार का मौका मिला होगा, उसके तहत वो अनगिनत पुरुषों के साथ व्यवहार करके प्रेम और अप्रेम की भावनाओं को हीरामन की तुलना में बखूबी समझती होगी। इस अर्थ में मैं कह रही हूँ कि हीराबाई हीरामन की तुलना में विज्ञ है। उसको प्रेम की व्यवहारिकता का ज्ञान है, संबंधों की व्यवहारिकता का ज्ञान है, लेकिन हीरामन कतई अनाड़ी है। और इस अनाड़ीपन में हीरामन को एहसास होता है कि उसने सिया सुकुमारी को देखा है, उसने भगवती को देखा है। आज उस पर तमाम देवी देवता प्रसन्न हैं कि उसकी गाड़ी में हीराबाई बैठी हुई है। और यह जो भावना है, जो श्रद्धा से परिचालित भावना है, यह प्रेम के उठान की भावना है। अब इसे रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी, प्रत्युत्तर की ज़रूरत थी, इसे टिके रहने की ज़रूरत थी। लेकिन टिके रहने के लिए जो अन्य चीज़ें चाहिए, प्रेम के टिके रहने के लिए जो अन्य चीज़ें चाहिए, वो यहाँ सिरे से गायब है। यानी हीरामन और हीराबाई की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है और दोनों की अभिरुचियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। हीरामन के लिए गाड़ी सब कुछ है, वो गाड़ी नहीं छोड़ सकता, और हीराबाई के लिए थिएटर सब कुछ है, वो थिएटर नहीं छोड़ सकती। और हीराबाई अपनी सीमाओं, व्यवस्थाओं को हीरामन की तुलना में बेहतर समझती है। हीरामन भी डिफाइन नहीं कर पाता कि उसे हीराबाई से प्रेम है या कुछ और। लेखक इसको बहुत ही सांकेतिक तरीके से केवल इंगित भर करके छोड़ देता है। मैं इस बिंदु पर आऊँ उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे और कहना चाहूँगी कि अमूमन हमारे समाज में प्रेम के संदर्भ में प्रेम को एक इनाम की तरह देखा जाता है। प्रेम एक रिवार्ड या इनाम है। किस चीज़ का? प्रेम अच्छे व्यक्तित्व का रिवार्ड है, प्रेम पैसे का रिवार्ड है, सुख सुविधाओं का रिवार्ड है, प्रेम सामाजिक उपलब्धियों का रिवार्ड है, और प्रेम आपके जो आकर्षक व्यक्तित्व है उसका रिवार्ड है। और इसमें प्रेम के लिए जो दूसरा चरण है, जिसमें स्त्री या पुरुष एक दूसरे के आकर्षण को प्रेम में कन्वर्ट करने के लिए और आगे बढ़ते हैं, वह दूसरा चरण क्या है कि आप प्रेम में सहयोगिता की भावना रखें। एक दूसरे के प्रति सहयोगिता की भावना, मदद के लिए तैयारी, और लगातार दूसरों के दुख में साझेदारी की इच्छा, सुख में भी साझेदारी की इच्छा। यानी जो भी परिस्थिति हो उसमें दोनों की सक्रिय भागीदारी। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि क्या यह दूसरा स्टेप हीरामन हीराबाई के संदर्भ में संभव था। हीरामन हीराबाई की जो मजबूरियां हैं, हीराबाई की विवशता जो है, और यही नहीं, हीरामन को तो ये भी नहीं पता कि जिस तरह वो अपनी गाड़ी को प्यार करता है, क्या हीराबाई उसी तरह अपने थिएटर को प्यार करती है। यानी स्त्री का पैशन, उसका प्यार व्यक्ति के अलावा भी कुछ और है। जैसा कि हीरामन का प्यार है, व्यक्ति के अलावा गाड़ी उसका प्यार है। वह बैलगाड़ी जिसे वो हाँकता है उसे प्राणों से प्रिय है, जिसे उसे पहली कसम के दौरान रास्ते में छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन उसका दुख उसके दिल में रहा। हीराबाई अपनी थिएटर को उसी तरह से प्यार करती है क्या जिस तरह से हीरामन अपनी गाड़ी को प्यार करता है? ये लेखक स्पष्ट नहीं करता। हीराबाई से एक बार भी नहीं कहलवाता कि वह थिएटर नहीं छोड़ सकती, और वो चुपचाप सौदागर के यानी दूसरी कंपनी का जो एजेंट है, दलाल है, उसके जरिए वह किसी और कंपनी में नाटक करने के लिए चली जाती है। और जाहिर है कि उसे ज़्यादा पैसा दिया गया होगा, जिसके कारण वो मथुरा मोहन नाटक कंपनी छोड़ देती है। यही एक चीज़ और भी कि ये जो अलगाव का बोध है, यानी अभाव जिसे हम कहते हैं, आत्मिक अभाव का जो बोध है, यह इस कहानी की जान है। इसकी जो कसक है, इसकी जो टीस है, वो यही निहित है। यानी प्रेम के तमाम पक्षों में, प्रेम के आरंभ से लेकर विकास तक की स्थितियों के बीच
जो चीज़ बहुत प्रभावी ढंग से इस कहानी में चित्रित है वह अलगाव या अभाव का बोध है। मनुष्य से मनुष्य का अलगाव, स्त्री से पुरुष की देह और मन का अलगाव, इस बोध की यह कहानी सर्वोत्कृष्ट कहानी मानी जानी चाहिए। कारण कि यह जो एकाकीपन है, जहाँ वो छूट जाने की पीड़ा है, उसकी कसक है, टीस है, प्रेम की असफलता की टीस है, वो इस कहानी की जान है। वो इस गीत में भी दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, जो महुआ घटवारिन की कहानी का गीत है, जिसको गाड़ीवान हीरामन गाकर हीराबाई को सुनाता है और उस गीत को गाते हुए उसके बैल भी थमक के खड़े हो जाते हैं। यानी उस गीत का असर, उस अलगाव, उस पीड़ा, उस टीस का असर इतना ज़्यादा है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उसके वश में होता है, वशीभूत होता है। और इसलिए हम अगर कहें कि प्रेम के अभिव्यक्ति के तमाम रूपों में जो चीज़ इस कहानी को शानदार कहानी बनाती है वह इसकी सफलता नहीं है, वह इसका आकर्षण से आगे रहकर, आगे बढ़कर टिकाऊ होने के लिए जो किया जाने वाला जद्दोजहद है, संघर्ष है। प्रेम केवल पा लेने का नाम तो नहीं है। प्रेम ऐसे ही उधार में नहीं मिलता। प्रेम के लिए बहुत कुछ निवेश की ज़रूरत होती है और उस निवेश में, निवेश के बाद, उस निवेश के दौरान और निवेश के बाद जो प्राप्ति होती है वह निवेश के दौरान किए जाने वाले संघर्षों का एक तरह से इनाम या पुरस्कार है। तो इस निवेश के लिए तो वहाँ कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, संघर्ष के लिए भी कोई स्कोप नहीं है। प्रेम में किया जाने वाला जो संघर्ष होता है उसके लिए दुख तकलीफ उठाना और बहुत सारी चीज़ें जो जिससे गुजर कर प्रेमी पात्र को आगे बढ़ना पड़ता है, प्रेम को पूरा करने के मकाम तक ले जाना पड़ता है। इस कहानी में उन संघर्षमूलक स्थितियों की जो व्यक्ति का समाज से, व्यक्ति का अपने स्वयं से, व्यक्ति का अपने तमाम संबंधों के बीच किए जाने वाला संघर्ष है, उस संघर्ष की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। तो प्राप्ति का और अन्य संदर्भ का बनना थोड़ा सा मुश्किल काम था। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो जुड़ाव की इच्छा है, यानी अलगाव का जो काट प्रस्तुत करती है जो चीज़, वह जुड़ाव की इच्छा, जिसके कारण प्रेम होता है। और ये इस जुड़ाव की इच्छा को कई तरह से अभिव्यक्त किया गया है। माइथोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये बताया गया है कि ब्रह्मा ने 1 से 2 होने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने सृष्टि को रचा, स्त्री और पुरुष को रचा। यानी एक ही हिस्सा था जिसको काट कर 2 किया गया। स्त्री और पुरुष अलग अलग बनाए गए। अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है हमारे यहाँ। और इसी तरह से जो पूर्व की माइथोलॉजी है और पाश्चात्य की माइथोलॉजी है, दोनों में प्रेम की परिकल्पना इसी तरह से की गई कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही थे आरंभ में, और इन्हें जो अलग अलग किया गया तब से ये अलगाव का बोध करते हैं, एकाकीपन और अभाव का बोध इनके बीच होता है और ये एक साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर ही ये पूर्ण होते हैं। तो हमारी माइथोलॉजी में भी पूर्णता को लगाव या जुड़ाव से ही संभव माना जाता है। और जाहिर है कि ये लगाव या जुड़ाव ईश्वर का या किसी अन्य जुनून का नहीं है, स्त्री का पुरुष से है, ठोस है, ये कोई वायवीय प्रेम नहीं है। और इस लगाव और जुड़ाव को व्यापक स्तर पर देखें तो ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन के साथ भी जुड़ता है। हम इस जुड़ाव के जरिए कैसा महसूस करते हैं? स्त्री जब पुरुष से जुड़ती है या पुरुष जब स्त्री से जुड़ता है तो महसूस कैसा करता है? वो अपने को एम्पावर्ड महसूस करता है, अपने को शक्तिशाली और क्षमतावान महसूस करता है, वह अपने को ताकतवर महसूस करता है। ठीक यही चीज़ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ भी है। वहाँ अगर आप देखें तो समूह के साथ जुड़कर, उनके जैसे कपड़े पहन के, उनके जैसे एटिकेट्स को अपनाकर हम उस समूह विशेष का हिस्सा बनना चाहते हैं। और क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने अभाव को, एकाकीपन को, अलगाव को दूर करना चाहते हैं। तो प्रेम में ये जो लगाव या जुड़ाव की इच्छा है, ये या जिसे हम व्यापक पैमाने पर समूह की सदस्यता के तौर पर भी देख सकते हैं, और इसका अगर प्रसार देखें तो मित्रता के संबंध तक है। हम मित्र क्यों बनाते हैं? रक्त संबंध से बाहर की स्थितियां हैं मित्र बनाने की।
जो रक्त संबंधी हैं हमारे, वे हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे प्रेम का आधार है। लेकिन प्रेम का आधार मित्र भी हो सकता है और मित्रता रक्त संबंध के दायरे में नहीं आती। तो यह जो मित्रता की फीलिंग है, मित्रता का की समझदारी है, यह भी समूह की सदस्यता का ही एक तरह से विस्तार है, जिसके जरिए हम अपने को जुड़ा हुआ या एक दूसरे से बंधा हुआ या एक दूसरे से जुड़ने के बाद अभाव और एकाकीपन से मुक्त हुआ मानते हैं। तो इस तरह से जो प्रेम की स्थिति है उसकी एक पृष्ठभूमि बनती है। एक और चीज़ कि जिसे हम कहते हैं कि प्रेम, हाँ, ओके, मैं 2-4 मिनट के बाद आपके प्रश्नों को लेती हूँ। हाँ हाँ, जी 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 हाँ। तो यहाँ हम जो चीज़ बात कर रहे हैं प्रेम के संदर्भ में, वो अगर आप देखें तो हमने प्रेम में देने की बात की, प्रेम के संघर्ष की बात की, और प्रेम के संदर्भ में जिसे जो देना है वो मनुष्य का मनुष्य को देना है, ना कि मनुष्य का किसी वस्तु को देना है, बाजार के संदर्भ में नहीं। ये प्रेम के संदर्भ में इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ जो प्रेम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आती है और इस कहानी का भी हिस्सा है, वो क्या है? वो है कि प्रेम में अगर, जिसे हमने कहा देने का जो भाव है, और इस कहानी में जिस चीज़ का अभाव दिख पड़ता है, जो संघर्ष की स्थितियां हैं उसका अभाव दिख पड़ता है, उसका एक बड़ा एरिया जो जुड़ता है वो लेबर या परिश्रम से है। प्रेम में परिश्रम का महत्व होता है। प्रेम बिना परिश्रम के, हम मानते हैं कि प्रेम तो ऐसे ही हो जाता है और प्रेम ऐसे ही टिका रहता है। नहीं, प्रेम बिना लेबर या परिश्रम के नहीं टिकता, और इसमें जो मेहनत लगती है, जो श्रम लगता है, वह इसको गाढ़ा बनाता है। और इसी तरह से प्रेम के अन्य क्षेत्र जो आते हैं, जिसमें आप अमूमन स्त्री के प्रेम के संदर्भ में आप हमारे साहित्यकारों को उसका वर्णन करते हुए देखती हैं या देखते हैं, वो है देखभाल। यानी स्त्रियां देखभाल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी हुई होती हैं। तो देखभाल जिसे हम कहते हैं, या सरोकार जिसे हम कहते हैं, दूसरे के प्रति महसूस करना जिसे हम कहते हैं, और तीसरी चीज़ जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। इन तमाम चीज़ों में मुझे प्रेमचंद यहाँ याद आ रहे हैं कि जब वो स्त्री को इन गुणों के आधार पर पुरुष की तुलना में बड़ा बताते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब संभव है जब हम प्रेम में रिस्पेक्ट या सम्मान के लिए भी जगह रखें, और सम्मान में वर्चस्व का भाव नहीं होता। वर्चस्व के भाव से जो प्रेम किया जाता है, दरअसल वह प्रेम का विकृत रूप है। और इसी तरह से अगर प्रेम स्वपीड़ा के भाव से किया जाए, यानी हम प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रतिदान में कुछ नहीं चाहते, और हमारा प्रेमी पात्र जिस रूप में हमें रखे, अक्सर आप भक्तिकाल के कवियों के यहाँ देखेंगे प्रेम का ये स्वपीड़क रूप मौजूद है। वो बदले में कुछ नहीं चाहता, ईश्वर से लौ लगाना चाहता है, ईश्वर ही उसका सब कुछ है, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये जो चेतना है, या हों तो कूता राम का जित खिंचो तित जाऊँ, ये जो चेतना है प्रेम में, कि प्रेम तो करते हैं लेकिन ऐसे तरीके से प्रेम करते हैं जहाँ प्रेमी पात्र के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया गया है। और स्वीकार करने में क्या है, जो वर्चस्व को स्वीकार कर रहा है वह स्व पीड़ा में भी निमग्न हो रहा है। यानी इस वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए उसे जितनी भी पीड़ा या तकलीफ उठानी पड़े वो उठाएगा और प्रेम में बंधा रहेगा। ये जो स्वपीड़न है, यह भी प्रेम का एक विकृत रूप है। जिस प्रकार वर्चस्व प्रेम का विकृत रूप है, उसी तरह से स्वपीड़न भी प्रेम का विकृत रूप है। और प्रेम के लिए जो चीज़ बेहद ज़रूरी है वो है जानना। इस कहानी में एक प्रसंग आता है, अगर आप कहानी को संदर्भों को याद करें तो जब हीराबाई तेगछिया पहुंच जाती है और हीरामन कहता है कि आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, और वो हाथ मुंह धोने के लिए तालाब की तरफ बढ़ती है, और तब हीरामन क्या करता है, उसकी गाड़ी के करीब जाता है, उसके तकिए को छू लेता है, उसकी सुगंध को महसूस करने की कोशिश करता है, तकिए पर कोहनी रख देता है, और उसे लगता है कि पूरी गाड़ी
महमह कर रही है। इस तरह से वो ऐन्द्रिक तौर पर हीराबाई को जानने की कोशिश कर रहा है। जाने बिना प्रेम संभव नहीं है। बिना परिचय के, जिसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, बिना परिचय के प्रेम संभव नहीं है। तो हीराबाई को जानने का प्रयास, ऐन्द्रिक तौर पर जानने का प्रयास हीरामन इस प्रकार से करता है, और ये बड़े सांकेतिक तौर से इसको तीसरी कसम में रेणु व्याख्यायित करते हैं। और ये इस जानने का संबंध जाहिर है ज्ञान से है, और इस प्रकार हम केयर या देखभाल, जिम्मेदारी, सम्मान, जानना और ज्ञान, इन तमाम चीज़ों को पारस्परिकता में देखते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, अकेले नहीं बन सकते। ये सब मिलकर ही प्रेम का एक रूप निर्मित करते हैं। अब यहाँ जरा सा देखिए, हीरामन को कब लगता है कि वह प्रेम में है। इस स्थिति का अनुभव करने के लिए बार बार एक प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है कि वह अपनी पीठ को खुजाता है। उसकी पीठ में गुदगुदी होती रहती है, और ये गुदगुदी जाती नहीं है, बार बार गुदगुदी होती है। और वो जब सवारी को, जो कंपनी की सवारी है, उसे लेकर चल रहा है, तो उसे गुदगुदी और तीव्र महसूस होती है। मैं जिस उपन्यास की चर्चा कर रही थी वो अनाम दास का पोथा है। याद कीजिए कि वहाँ रैक्व ऋषि को अपनी पीठ में बराबर खुजली महसूस होती है, और उस पीठ की खुजली से निजात नहीं मिलती उन्हें उपन्यास के आखिर तक। ये जो स्थिति है कि प्रेम को ऐन्द्रिकता में अनुभव करना, प्रेम के लिए जितने भी प्रतीकात्मक संदर्भ आप खड़ा कर लें, प्रेम का ऐन्द्रिक संदर्भ बनता ही बनता है, और वह स्त्री पुरुष के बीच ही बनता है। इसी अर्थ में रैक्व की पीठ की खुजली के साथ अगर आप इस तीसरी कसम के हीरामन के पीठ की गुदगुदी को जोड़कर देखें तो आपको उसी ऐन्द्रिकता का दर्शन होगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनाम दास का पोथा में करवाया है। वहाँ भी वह स्त्री पदार्थ को नहीं वह व्याकरण जानता है, प्रेम के सिद्धांत को जानता है, लेकिन व्यवहार को नहीं जानता, स्त्री पदार्थ को नहीं जानता। और स्त्री पदार्थ को नहीं जानना, स्त्री पद को जानना नहीं है। जब तक आप पदार्थ यानी जो पद का आधार है उसको न जाने, और केवल व्याकरणिक कोटि को जाने कि स्त्री पुरुष क्या है, लिंग क्या है, केवल इसको जाने, स्त्री को न जाने, तो प्रेम संभव नहीं है। स्त्री को जानना होगा, और ये जानने की जो प्रक्रिया है ये ज्ञान का क्षेत्र है। ये स्त्री पुरुष के सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न ज्ञान का क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जानने की प्रक्रिया में हीराबाई हीरामन की तुलना में ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानती है। वो जानती है कि यह प्रेम टिक नहीं सकता। जो हीरामन के साथ जिस तरह का लगाव या आकर्षण उसके भोलेपन के कारण वो महसूस कर रही है, वो यह लगाव और आकर्षण तुरंत ही वास्तविकता की ज़मीन से टकराकर क्षरित हो जाएगा, टूट जाएगा, ये टिकेगा नहीं, और तब हीरामन को दुख होगा। इस स्थिति को पहले से जानती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है। इसी तरह से और भी कई बातें हैं। हीरामन जिस तरह से सम्मान का बोध हीराबाई के प्रति रखता है, आप देखिए कि वो कंपनी की औरत है, लेकिन वो कहता है, कहानीकार कहता है कि कंपनी की औरत को हीरामन बुरी औरत नहीं समझता। और इसी तरह से वर्जिनिटी का सवाल, प्रेम के अंतर्गत स्त्री पक्ष से अगर हम बात करें तो वर्जिनिटी का सवाल किस तरह से आता है, वह भी इस कहानी में देखने लायक है। हीरामन हीराबाई के बारे में सोचते हुए कहता है कि औरत नहीं लड़की, और लड़की नहीं शायद कुमारी ही है। यानी हीराबाई जब गाड़ी से उतरती है तो हीरामन का कलेजा कांप उठता है उसके अपरूप सौंदर्य को देखकर, और वो सोचता है कि ये औरत नहीं लड़की है, और लड़की भी नहीं कुमारी है। तो ये जो वर्जिनिटी है, आप देखिए, ये जो स्त्री के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में स्त्री के अक्षत योनि की जो अवधारणा है, जो पुंसवादी अवधारणा है, इसको लेखक कैसे कुशल रचनात्मकता से तोड़ फोड़ करके रख देता है। यानी वर्जिनिटी की अवधारणा, स्त्री की वर्जिनिटी की अवधारणा यहाँ टूटती है, और ये स्त्री की वर्जिनिटी लेखक साबित करता है कि देह में नहीं होती। स्त्री की वर्जिनिटी, उसका जो कुंवारापन है या उसकी जो शुद्धता है, वो उसके देह में नहीं होती।
बल्कि उसकी अनुभूति और व्यवहार में होती है, उसके अनुभव में होती है। तो हीरामन जिस तरह से हीराबाई को अनुभव करता है, उसकी अनुभूति को जिस तरह से महसूस करता है, उसमें वह कुमारी है, वर्जिन है। और इस तरह से ये जो पुंसवादी जो चेतना है प्रेम को लेकर देह के संदर्भ में, कि स्त्री की देह अक्षत योनि होनी चाहिए, तभी वो पुरुष के लिए सौभाग्य का कारण बन सकती है, इसको भी इस कहानी में धराशायी किया जाता है। हीरामन हीराबाई को जानना चाहता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट भी रखता है। वो जब उस दृश्य को याद कीजिए, जब गाड़ी के पीछे पीछे बच्चे गाते हुए चल रहे हैं और हीरामन को लगता है कि वह अपनी दुल्हन को ही विदा करके ले जा रहा है। आंतरिकता यहाँ भी उसकी जो दमित इच्छा है, सुसुप्त इच्छा है, उसकी जो घर बनाने की, गृहस्थ होने की इच्छा है, वो यहाँ दिखाई देती है कि जब वो कल्पना करता है कि वह अपनी दुल्हन को अपनी गाड़ी में बिठाकर विदा करा के ले जा रहा है और बच्चे इसी तरह से गीत गाते हुए लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पीछे पीछे आ रहे हैं। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि जब गाड़ीवान उससे पूछते हैं कि क्या भाई मेला टूटा है क्या, तो कहता है धत, मैं क्या जानूँ मेले तमाशे की बात, मैं तो बिदागी करा के ला रहा हूँ। अब ये देखिए, बिदागी कराना, जब लड़की ससुराल से नैहर जाती है तो उसे कोई ना कोई लेने आता है और वह विदा होकर जाती है। तो ये जो इसे स्थानीय बोली में बिदागी कहते हैं। तो इसे बिदागी करा के लाना एक तरह से इज्जत या सम्मान वह हीराबाई को दे रहा है, उसे कंपनी की औरत नहीं मानता। तो भले ये कहानी प्लेटोनिक लव की तो नहीं है किसी भी तरह से, ये निश्चित तौर पर स्त्री पुरुष के अंतर्वैयक्तिक प्रेम की कहानी है। लेकिन ये प्रेम असफल होता है, उसके अपने कारण हैं, क्योंकि बीच में बाजार है, सौदागर है, सामाजिक स्थितियां हैं और संघर्ष की परिस्थितियों का बिल्कुल गायब होना है। जो प्रेम के लिए आवश्यक परिस्थिति है उसका गायब होना है। और दिलचस्प चीज़ ये है कि हीरामन खुले दिल से प्रेम करता है, उसके जीवन में और पहले कोई स्त्री नहीं आई होती, लेकिन हीराबाई अपनी विवशता को समझते हुए प्रेम करती है और इसलिए यह प्रेम के प्रथम सोपान से यानी आकर्षण के सोपान से सीधे असफलता तक जाता है। बीच की जो अन्य स्थितियां हैं उनमें यह प्रेम विकसित होने के लिए बहुत संभावनाओं को नहीं छोड़ देता और इसी कारण ट्रैजिक बनता है। आप सबने मुझे सुना और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।